नमस्कार, मैं हूं दीपक अरोड़ा। स्वागत आप सबका हमारे खास कार्यक्रम बात बेबाक में। दोस्तों, आज हमारे साथ जो खास मेहमान इस कार्यक्रम के अंदर मौजूद हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं, एक बहुत ही बड़ी राजनीतिक घराने से आते हैं, राजनीतिक विरासत सजोए हुए हैं, एक ऐसे नेता जो पूरे देश में अपने बेबाक अंदाज के लिए प्रसिद्ध है। तीखी से तीखी बात को भी बड़ी सरलता से कहने का उनका अंदाज कुछ नायाब है। जी हां, हम बात कर रहे हैं इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की। चौटाला साहब, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। चौटाला साहब, पिछले इतने समय से, इतने महीनों से लंबित चल रहा था जो घोषणा होनी थी एलनाबाद उपचुनाव को लेकर, चुनाव आयोग ने घोषणा की। 30 अक्टूबर को उसके चुनाव घोषित किए हैं और 2 नवंबर को उसके परिणाम। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? मैंने आज अपने कुछ साथियों से चर्चा करी। जैसे सुबह चुनाव का मुझे पता लगा कि 30 तारीख तय कर दी जी, तो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के फ़ोन आए। फ़ोन तो मुझे बहुत सारे आए, लेकिन मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के भी फ़ोन आए। मैंने उनसे कहा कि हमें आप बताओ क्या करना चाहिए। उन्होंने मुझे राय दी कि आपको हल्के के लोगों की एक मीटिंग बुलानी चाहिए जी, और उस मीटिंग के अंदर जैसा आपने पहले कहा कि जो फैसला वहाँ के लोग करेंगे हम उस फैसले को स्वीकार करेंगे, और जो वो तय करेंगे चुनाव में कि किसको चुनाव लड़वाना है, किसको लड़ना चाहिए, फिर हम उन्हीं के जो फैसला होगा उस पर फूल चढ़ाएंगे। ये जो चुनाव है जी, इस चुनाव में एक फैसला होगा कि लोग इन 3 कृषि के काले कानूनों को अगर उसके पक्ष में जाएंगे तो फिर तो जो उम्मीदवार बीजेपी जेजेपी का आएगा उसको वोट जाएगा जी, अगर उनकी जमानत जब्त होती है तो फिर सीधा सा एक मैसेज जाएगा देश में कि मतदाता जो है, किसान जो है, खेती करने वाला जो है, क्योंकि मेरे हल्के में टोटल रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी का हल्का है। जी, जो शहर भी मेरा, जिसको आप कस्बा कहते हो, इलाहाबाद है, उसमें भी 99% लोग जो है खेती के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। जी, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हैं, उन सब की अपनी ज़मीनें। इलाहाबाद पुराना गांव होता था। जी, गांव से आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि राजस्थान के बॉर्डर के लगता था, वहाँ अनाज मंडी बन गई। अनाज मंडी बनने के बाद वो कोई छोटे मोटे शहर में तब्दील हो गया। जी, आज भी लोगों का जो रहन सहन है वो टोटल देहात का है और वही उनकी भाषा है। वहाँ कोई शहरीकरण नहीं है। टोटल गांव के लोगों की तरह से सारे शहर के लोग, जो आज शहर माना जाता है, बैठे। जी, तो फैसला इस बात का करेंगे कि खेती करने वाला इन कानूनों को मानता है कि नहीं मानता है। जी, इस बात पे मोहर लगेगी कि भाई इन कृषि के कानूनों को जो केंद्र की सरकार ने बनाए वो गलत थे। मेरा रिजाइन करना सही था या गलत था, इसका फैसला भी ये चुनाव करेगा। जी, जहां बीजेपी जेजेपी को तो मुझे नहीं लगता कि लोग गांव में घुसने देंगे, लेकिन कांग्रेस के लोगों के सामने भी लोग क्वेश्चन करेंगे, उनसे पूछेंगे कि 2013 के अंदर जब आप सत्ता में थे उस वक्त ये बिल कौन लेकर के आया था? इस बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने वाला कौन था? इसको ड्राफ्ट करने वाला कौन था? जी, ये पार्लियामेंट में आया था। और ख़ास करके जो रोज़ाना आजकल खबरें छपती है, हुड्डा के लड़के किसकी, ये जो दीपेंद्र जो है, दीपेंद्र, ये रोज़ किसानों का बहुत अपने आप को हितैषी साबित करना चाहता है। जी, अगर ये गया वोट मांगने तो इससे पर्टिकुलर लोग सवाल करेंगे, पूछेंगे कि 2 फुट का आलू किस खेत में पैदा होता है, हमें भी बताओ, ताकि हम भी अपने इलाके में 2 फुट के आलू की खेती करें। जी, क्योंकि उसने पार्लियामेंट में ये बात कही थी। और कई किसके लिए, जिन बड़ी कंपनियों का आज वो विरोध करते हैं, जी, उन्हीं कंपनियों की स्थापना करने के लिए। केएफसी ने गुजरात में ज़मीन मांगी थी, मोदी जी ने तो उस वक़्त उनको ज़मीन देने से मना कर दिया।
वो तो उस वक़्त जो आज कानून बनाए इनके खिलाफ था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कृषि अगर कोई इस तरह के लोगों के हाथों में ज़मीन चलेगी, इंडस्ट्रीज के हाथ में, तो फिर खेती करने वाला जो है परेशान हो जाएगा, खेती करने वाला बर्बाद हो जाएगा जी। और उस वक़्त कांग्रेस इसके पक्ष में थी। कांग्रेस ये बिल इंट्रोड्यूस कर रही थी, ये कानून बनाने जा रही थी और उस पर यहाँ पे बहस हुई थी पार्लियामेंट में जी। और उस बहस के दौरान इसी दीपेंद्र ने राज्यसभा में केएफसी की जो उनको गुजरात में जमीन नहीं दी गई जी। उस केएफसी से कहा था पार्लियामेंट में कि हम केएफसी को न्योता देते हैं कि हमारी सरकार आज हरियाणा में है और वो हमारे यहाँ आकर के कारखाना लगाए, हम उनको 2-2 फुट के आलू उगा करके भी देंगे। तब ये निमंत्रण दे लेते। तो इनसे जरूर हुड्डा जब जाएगा उससे भी ये सवाल पूछे जाएंगे जी। और हुड्डा के छोरे से भी ये सवाल पूछेंगे लोग जी। क्योंकि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का जो मतदाता है, जो खेती करने वाला किसान है, वो बहुत ही जागरूक है। इसलिए जागरूक है कि वो ऐसी जगह पे खेती करके अपने बच्चों का पालन पोषण करता है जहाँ केवल निर्भर बारिश पे करते हैं। जी। बहुत सा इलाका ऐसा है जो बिरानी है, जहाँ धान को भी कई कई साल संभाल करके लोग रखते हैं। जी। वो लोग राजनीतिक तौर पे बहुत जागरूक हैं। तो वहाँ का व्यक्ति, मैं ये समझता हूँ, वहाँ का मतदाता हर हालत में उनसे पूछेगा और जब पूछेगा तो फिर कांग्रेस को भी हर हालत में सबक सिखाएगा। जी। अभी हाल ही में 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल जी की जयंती पर आपने सम्मान रैली का आयोजन किया। बहुत नेतागण भी उस पर मंच पर उपस्थित रहे। इस रैली की पूरे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो प्रदेश की राजनीति में बहुत गहमागहमी रही, बहुत चर्चा का विषय रहा इस रैली को लेकर। आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? चौधरी देवीलाल जी के प्रति लोगों का एक अलग तरह की सोच है। जी। चौधरी देवीलाल कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं, वो तो एक संस्था थे। जी। उन्होंने इस देश में बहुत बड़े बदलाव किए। इस देश के कमेरे को, किसान को, गरीब को उन्होंने बहुत आगे बढ़ाया। उनके जो राजनीतिक फैसले होते थे वो अचंभित करने वाले थे। जिस ढंग से वो गरीब आदमी को राजनीति में सक्रिय करते थे, जिस तरह से उसका हिस्सा उसको देते थे, वो कभी भी किसी राजनीतिक दल ने सोचा भी नहीं था। हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर छोटी छोटी जाति के जो लोग थे, जिनकी छोटी छोटी पॉकेट्स थी, जिनको कभी राजनीति में कोई हिस्सा नहीं मिला था, जो कभी विधानसभा लोकसभा के सदस्य नहीं बने थे, उन्होंने ऐसे लोगों को राजनीति में ला करके उन लोगों को एक महत्व दिया। उन लोगों को भी ये बताया कि तुम केवल और केवल ये नहीं हो कि एक मतदाता के रूप में अपना वोट दे करके अपना शोषण कराओ, तुम भी उतना ही अधिकार रखते हो जितना और दूसरा कोई रखता है। अनेक ऐसी जातियों को उन्होंने लोकसभा में, राज्यसभा में पहुंचाने का काम किया। जी। और जो चौधरी देवीलाल के प्रति एक लगाव है लोगों का, जो लोगों की सोच है चौधरी देवीलाल के प्रति, आपने देखा कि कुछ लोगों ने चौधरी देवीलाल के नाम से इस प्रदेश में राजनीति करने की कोशिश करी, जिन्होंने कहीं लोगों को भ्रमित किया, जननायक का नाम दिया। जी। और लोगों में ये दर्शाने की कोशिश करी कि हम उनके दिखाए हुए रास्ते पर चल करके जी आपकी सेवा करना चाहते हैं। जी। उन लोगों से भी लोग दुखी थे, खपा थे। जी। क्योंकि उन्होंने चौधरी देवीलाल की नीतियों को भाजपा के गिरवी रख दिया। कहीं सत्ता के लालच में वो ये भूल गए कि तुम लोगों से क्या वायदा करके आए थे। इसलिए लोगों का एक ये फैसला था अब की बार कि ऐसे लोगों को भी सबक मिले। जी। इसके लिए भी हमें चौधरी देवीलाल के सम्मान दिवस पे और ज़्यादा बड़ी संख्या में जाना चाहिए। जी। और आपने देखा जो बात हमने कही थी आप लोगों से जी। कि अब की बार का सम्मान दिवस इतना बड़ा होगा, इतने ज़्यादा लोग उसमें आएंगे कि अब तक के जितने भी सम्मान दिवस हुए या कोई और किसी ने रैली करी, हमने करी, किसी और ने करी, उन सब से कई गुना ज़्यादा लोग आकर के अपनी ताकत दिखाएंगे।
जहां चौधरी देवीलाल के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। जी वहीं लोगों ने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को, जिसको लोगों ने षड्यंत्र के तहत कमजोर करने की कोशिश करी, एक बार नहीं अनेक बार, उन लोगों को भी सबक दिया कि इंडियन नेशनल लोकदल को कमजोर मत समझ लेना। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आने वाले समय में इस प्रदेश में सत्ता में आएगी। जी अभी 25 सितंबर के दिन ही जननायक जनता पार्टी ने भी एक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर 42 फुट की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने भी एक कार्यक्रम किया चौधरी देवीलाल जी की जयंती पर, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? चौधरी देवीलाल, मैंने बताया ना कि चौधरी देवीलाल की मूर्ति किसी गांव में स्थापित हो, ये उनका कद नहीं था। जी चौधरी देवीलाल की तो प्रतिमा पार्लियामेंट में है। चौधरी देवीलाल की मूर्ति तो हरियाणा प्रदेश के हर घर के मंदिर में है। जी उनका सम्मान अलग तरह का इस प्रदेश में। जो जननायक जनता पार्टी के नाम से लोग कहीं लोगों को भ्रमित करके वोट ले गए थे, उनको तो कहीं मूर्ति लगाने को जगह ही नहीं मिली। अब वो सत्ता में है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला तो चौधरी देवीलाल की प्रतिमा लगाते हैं पार्लियामेंट में, जी जहां बहुत बड़ा सम्मान उस नाम को मिलता है। और वो मूर्ति लगाते हैं ले जाकर के एक गांव में। अगर वो कहते हैं कि हमारा सत्ता में हिस्सा है, तो फिर चौधरी देवीलाल की प्रतिमा विधानसभा में लगनी चाहिए थी, क्योंकि आज तो सरकार तो उनकी वजह से चल रही है। अगर वो उनको समर्थन ना दे तो सरकार शाम को गिर जाए। जी अगर वो चौधरी देवीलाल के एक्चुअल में वारिस है, अगर वो चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उनको फिर आज के हालात के मुताबिक जो किसान आंदोलन चल रहा है, और जिस तरह चौधरी देवीलाल किसान के लिए 1 मिनट में बड़े से बड़े पद को ठोकर मारते थे, उनको भी ठोकर मार देनी चाहिए, अब भी मार देनी चाहिए। जी अगर वो चौधरी देवीलाल के नीतियों पे चलने वाले, और अगर चौधरी देवीलाल की नीतियों को गिरवी रखने वाले हैं, उस नाम को अपमानित करने वाले हैं, तो फिर वो मान के चलो कि मजबूरी थी उनकी किसी तरीके से चौधरी देवीलाल की जयंती के ऊपर कोई छोटा मोटा कार्यक्रम करके वो भी लोगों में जिंदा रहना चाहते थे। लेकिन अब लोग समझ चुके, देखा नहीं आपने जी कि उस दिन का उनका जो कार्यक्रम था, उसमें पूरे प्रदेश से बुलाए लोगों की संख्या कितनी थी, उन सिरों को तो आदमी गिन सकता था आराम से। जी एक तरफ वो आयोजन था और एक तरफ चौधरी देवीलाल का सम्मान दिवस, जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने जो उनका लगाया हुआ पौधा था, उन्होंने किया। हजारों गुना का फर्क था। जी लेकिन पिछले दिनों अजय चौटाला का एक बयान सामने आया कि हमने तो पूरी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अभय सिंह चौटाला जी को दे दी, तो वो पार्टी को 19 सीटों से 1 सीट पर ले आए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनके लिए कुछ नहीं कहना चाहता। जी उनके लिए लोगों ने फैसला कर रखा है, लोग उनका रोज फैसला करते हैं। आप लोग रोज अपने टीवी में दिखाते हो और रोज देखते हो। जिन लोगों को अपने घर में नहीं बढ़ने दे कोई, जिनको कोई अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ना जाने दे, आप उन पे भी मुझसे टिप्पणी चाहते हो। उनका फैसला हो चुका। जी अभी पिछले 10 महीने से हम देख रहे हैं पूरे देश के अंदर किसान आंदोलन निरंतर चल रहा है, जिसको लेकर आप एकमात्र विधायक थे पूरे देश में जिसने किसान आंदोलन या किसानों के समर्थन में आकर इस्तीफा भी दिया। भारत बंद का आह्वान भी किसानों द्वारा किया गया, जो पूरे देश में किसानों द्वारा आह्वान किया गया था, लेकिन अभी भी इसका कोई हल निकलता या कोई नतीजा निकलता दिखाई नहीं दे रहा। आप क्या मानते हैं कि इसका समाधान क्या हो सकता है, या आपकी तरफ से अगर आप इसका आकलन करें तो क्या सुझाव आपको लगता है आप केंद्र सरकार को देना चाहेंगे जिसका जल्दी से जल्दी इसका समाधान कोई निकाला जाए? केंद्र सरकार सुझाव को थोड़ी समझती है। अगर केंद्र के कोई सुझाव समझ में आते तो 11 दौर की मीटिंग हुई थी जी, उसमें इनके नेताओं ने यह स्वीकार किया था कि फैसला गलत है, हमने कानून जो बनाए हैं गलत बनाए हैं। वो कहते रहे संशोधन करा लो। अगर आपने मानते हो कि गलती कर ली तो फिर संशोधन किस चीज़ का है? गलती को सुधार लो जी, वापिस ले लो। वापिस लेने में क्या बुराई है? जी, गलती तो इंसान करता है, पशु तो करता ही नहीं। जी, होगी गलती, वापिस लो इसको।
जहां तक सवाल है इस आंदोलन का, आप कहते हो कि इसका कोई समाधान नहीं हुआ। 10 महीने हो गए, आप 10 महीने में ये सोचने लग गए कि भी 10 महीने बीत गए, अब तक इसका समाधान नहीं है। देश को आज़ाद करने में कितना समय लगा था जी, और उस आज़ादी में कौन लोग थे? देश को आज़ाद नेताओं ने थोड़ा ही कराया था। जी, नेता तो देश आज़ाद करने के लिए आम जनता को एक संदेश देते थे, लेकिन उस आज़ादी की लड़ाई को लड़ने का काम तो आम लोगों ने किया। और आम लोग कौन थे? सबसे ज़्यादा लोगों की संख्या थी खेत में काम करने वालों, जी, उसमें किसान था। और उस किसान ने उस आज़ादी के लिए बहुत सारी शहादत दी थी, बहुत सारे परिवारों के लोग उसमें कुर्बान हुए थे। भगत सिंह जैसे नौजवान ने जाकर के फांसी स्वीकार कर ली थी, लेकिन देश आज़ाद होना चाहिए इसके लिए माफ़ी नहीं मांगी थी। एक मैसेज दिया था देश को। वो भी तो एक किसान परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति था, उसके माँ बाप भी चाहते तो उसकी फांसी टल सकती थी, लेकिन देश आज़ाद करना होना चाहिए था। आज वही एक आज़ादी की लड़ाई है। उस वक़्त किसान देश को आज़ाद करा रहा था, आज किसान अपने आप को आज़ाद कराना चाहता है। इन जो चाटुखोर किस्म के लोग हैं, जो बड़े बिजनेस हाउसेज हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो उसका लगातार शोषण करते हैं, वो उससे अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं। आज लड़ाई इस बात की है। और हर हालत के अंदर ये कृषि के तीनों काले कानून वापस होंगे। जी, मोदी जाएगा। 2024 तक की लड़ाई है ये। जी, 2024 में बीजेपी की सरकार जाएगी। नई जो सरकार बनेगी, उस सरकार में सत्ता में कौन हो ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन पहला फैसला होगा कि कृषि के तीनों काले कानून वापस हो गए, कैबिनेट का ही। और पहला ही फैसला होगा कि भाई किसानों ने जो डिमांड रखी थी एमएसपी की, वो हम पूरे देश में लागू कर रहे हैं। और एमएसपी की डिमांड ये नहीं होगी अब कि एमएसपी जो है आप जो आज दे रखे उसके ऊपर कोई और बढ़ा दे। जी, एमएसपी का मतलब सीधा सा है कि आज का फसल का जो रेट है उससे ज़्यादा मिले। जी, आज सरसों की एमएसपी 400 रुपये क्विंटल बढ़ा दी। पहले 3,900 कुछ रुपया थी, जी, तो कितनी होगी? 4300 रुपये होगी, 4400 रुपये होगी। आप उसको 4500 कह दो। सरसों आज की तारीख में बिकती 8,000 रुपये क्विंटल। तो उस एमएसपी का किसान को क्या फ़ायदा हुआ? एमएसपी का फ़ायदा तब होगा जब उस रेट के ऊपर सरकार की तरफ से पैसा बढ़े और किसान को यह लगे कि तुझे आज बढ़ा हुआ भाव मिला है, जी। तेरी मेहनत आज सफल हुई है। ये होगा। तो आपकी तरफ से जो सुझाव है वो ये है कि इसमें संशोधन करने से काम नहीं चलेगा, इसको पूर्ण रूप से वापस लेना पड़ेगा। तभी संशोधन तो करने को तैयार थे जी, संशोधन से क्या समाधान हो जाएगा? संशोधन कर दिया आपने, कह दिया कि हमने इसमें ये संशोधन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है ना जी, 1.5 साल के लिए। 1.5 साल के लिए। जी, अभी 1.5 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला होगा ये आगे की बात है। जी, लेकिन संशोधन आप कर देते हो किसी चीज का, और उस संशोधन को आप कभी विड्रा कर लोगे। जी, जो कानून बन गया, कानून खत्म होना चाहिए, नया कानून बनना चाहिए। संशोधन किस चीज का है? जी, संशोधन कोई समाधान नहीं है। जी, समाधान तो जो हजारों लोग, लाखों लोग जो आज आंदोलन कर रहे हैं, उन लोगों ने फिर इतने टाइम तक इस लड़ाई को क्यों लड़ा? उन सबको इस बात की समझ है कि संशोधन से समाधान नहीं, समाधान तो बिल वापसी से ही होगा। आपने किसान आंदोलन या किसानों के समर्थन में इस्तीफा दिया था। अलग अलग नेताओं ने अलग अलग इस पर प्रतिक्रिया दी थी और अलग अलग नजरिए से देखा था आपके इस्तीफे को, जो किसान आंदोलन या किसानों के समर्थन में आपने दिया था। कांग्रेस के बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने कहा था कि ये एक राजनीतिक स्टंट से ज़्यादा कुछ नहीं है। उनका कहना था कि पार्टी में एक ही सीट थी मात्र, उस सीट के इस्तीफा देने से ना तो सरकार पे कोई परिवर्तन आना था, ना ही किसानों के कानूनों पर कोई बदलाव आना था। तो वो मात्र कहते हैं कि एक राजनीतिक स्टंट था जिसके तहत इस्तीफा दिया गया। आप क्या कहते हैं इस पर? मैंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से कहा था कि आप 30 हो, आप भी इस्तीफा दे दो, अगर आप किसान के हितैषी हो। अगर वो सारे इस्तीफा देते
तो आज सिनेरियो बदला होता। आज बहुत सारे लोगों का और इस्तीफा साथ में आया होता। आज ये सरकार नहीं होती। आज यहाँ बाई इलेक्शन होता, मिड टर्म पोल होता है सारा का सारा। बाई इलेक्शन नहीं होता आज, अगर ये इस्तीफा दे देते तो। बीजेपी को तो किसी ने ऑक्सीजन दी और कोई राजनीतिक स्टंट रचा, कहीं राजनीति करी इस किसान आंदोलन में, तो वो कांग्रेस ने करी है। खास करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिसने नो कॉन्फिडेंस मोशन ला करके इस सरकार में बैठे जो लोग थे, जो एमएलए कहीं दबाव में आए हुए थे, जो डरे हुए थे, जो बारी बारी कह रहे थे हम किसानों के साथ हैं, किसान कहेंगे तो हम इस्तीफा दे देंगे, हम समर्थन वापस ले लेंगे, उन लोगों के जब ये नो कॉन्फिडेंस मूव इन्होंने विधानसभा में लाने का काम किया, उससे सरकार तो गिरी नहीं। इनके पक्ष में तो सिर्फ 32 रह गए। 2 एमएलए हो रहे थे इंडिपेंडेंट, 30 ये थे, और तो कोई आए नहीं। उनको 6 महीने की ऑक्सीजन मिल गई, और जिनमें डर और भय था उनका भय निकल गया। ये बीजेपी के साथ साठ-गांठ के तहत भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नो कॉन्फिडेंस लाने का काम किया था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पता था कि तेरे नो कॉन्फिडेंस से सरकार नहीं गिरेगी, तो फिर लेके क्यों है? फिर तो काम रोको प्रस्ताव लिया था। अर्जेंट मोशन ला करके भी इन कृषि के काले कानूनों पर चर्चा हो सकती थी। फिर किस लिए लेके आया? सरकार के खिलाफ है विश्वास प्रस्ताव तब लाया जाता है जब आदमी 100% श्योर होता है कि हम जो इस सरकार को गिरा लेंगे। अगर कोई सरकार गिरे ना और जो नो कॉन्फिडेंस ले उसकी भिद पिटे, तो मान के चलो वो फिर कहीं ना कहीं सरकार के साथ मिले हुए, वो सरकार को जिंदा रखना चाहते हैं, सरकार को ऑक्सीजन देना चाहते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो कांग्रेस की कठपुतली है। ये तो मुख्यमंत्री जैसे चाहता है वैसे चलता है। आपने देखा नहीं, ये अपोजिशन लीडर था, 2 सेशन गए मेरे इस्तीफे के बाद। इसने कभी एक दिन इस बात की डिमांड करी कि बाई इलेक्शन जो उसको सरकार क्यों टाल रही है? उसने उस पर चर्चा करी, उसने डिमांड करी कि चुनाव होना चाहिए। कभी शैलजा ने करी, कभी इन्होंने बार हाउस के करी। तो इसका मतलब इनको भी डर है, ये सरकार से मिले भी हुए हैं और इनको ये डर भी है कि तुम्हारी पोल खुल जाएगी इस चुनाव में। लोगों में आम चर्चा है इस बात की कि इन्होंने डिमांड क्यों नहीं करी। अब इनका चेहरा बेनकाब हो जाएगा अच्छी तरह। तो बातचीत का दौर जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं। अरे कमला भाभी, आप कब से सिलाई कढ़ाई करने लगी? आपको तो घर के चूल्हा चौका से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। हाँ जीजी, जब से उज्ज्वला योजना में मुफ्त गैस मिली है तब से तो बड़ा आराम हो गया है। अब तो जलाए की लकड़ी ले के लिए जंगल भी ना जाए पड़ते, और खाना बनाते समय आंखों में धुआं भी नहीं लगता है। चलो, फटाफट खाना बन जाता है, उसके बाद झटपट घर के सारे काम निपट जाते हैं। पता है जीजी, हम तो पहली बार ऐसी सरकार देखे जो इतना बढ़िया काम कर रही है। भाई जुग जुग जिए योगी और मोदी जी। सही बात है। देश की महिलाओं को चूल्हे के आपके विधायक से सीधा सवाल। फरीदाबाद एनआईटी से विधायक नीरज शर्मा के साथ देखिए विधायक का रिपोर्ट कार्ड कल शाम 4:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। दस हफ्ते 10 बजे 10 मिनट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट। इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट। चल हट परे हट चल हट और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते
10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट। मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। जीत मिलती है ठोस इरादे से, बेजोड़ लगन से, कड़ी मेहनत से, और जीत मिलती है सच्चे साथी के साथ से। जगत जीत, आपकी हर जीत का साथी। जहाँ लगता है स्वाद का तड़का, खाना जिसका है लाजवाब। अगर आपको भी खाना है लजीज खाना, तो आइए वे टू दिल्ली क्रॉस पानीपत नियर पुलिस लाइन केसर ढाबा। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम बात विभाग में। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में बने हुए हैं इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव चौधरी अभय सिंह चौटाला जी। अभी जी, किसान आंदोलन की अभी हम बात कर रहे थे। हरियाणा सरकार आरोप लगाती है कि पंजाब सरकार द्वारा प्रायोजित है या प्रेरित है, पंजाब की तरफ से ये बरगलाया जा रहा है किसानों को। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? किसान को कोई नहीं बरगला सकता। किसान किसी के बहकावे में आकर के कभी कोई आंदोलन नहीं करता, कभी कोई लड़ाई नहीं लड़ता। किसान के सर के ऊपर से पानी जब गुजरता है तो फिर वो ये फैसला करता है, फिर वो आर पार की लड़ाई लड़ता है। आप मुझे एक चीज़ बताओ, जितने किसान बॉर्डर पे बैठे हैं जी, इन सब के घर बार हैं, इन सब के बच्चे भी हैं, इन सब की ज़मीनें भी हैं। 80 साल के बुजुर्ग जिन्होंने ठिठुरती सर्दी निकाली, 50 डिग्री टेम्परेचर की गर्मी सहन करी, आज भी आप दोनों बॉर्डर पे जा कर के देखो, दिन में नहीं एहसास होगा आपको कि कितने लोग हैं। आप शाम को 7-8 बजे के बाद, 7 बजे के बाद उस सड़क से गुजर करके देखो, अगर किसी झोंपड़ी में लाइट जल रही है तो इसका मतलब उसमें आदमी रह रहे हैं। आपको 99% जो झोंपड़ियाँ बनी हुई है वहाँ पे, उनमें लाइटें जलती हुई मिलेंगी। आप किसी से भी रुक करके पूछो कि आप कितने टाइम से हो, वो कहेगा कि मुझे 10 महीने हो गए, कोई कहेगा मुझे 9 महीने हो गए, कोई कहेगा 8 महीने हो गए। घर बार छोड़ करके झोंपड़ी में आके क्यों रहेगा? कोई बरगला करके ले आ सकता है, कोई बहका करके ले आ सकता है। अपने घर बच्चे क्यों छोड़ देगा? अपना खेत क्यों छोड़ देगा? ये सारा का सारा जो आंदोलन है, ये इस सरकार के गलत फैसले की देन है। ये लोग जो आज झोंपड़ियों में बैठे हैं हजारों की संख्या में, वो इस सरकार के बैठाए हुए हैं, ना कि किसी के बहका करके लाए हुए, ना कोई बहकाने से आ सकता। हाल फिलहाल में राजनीति परिप्रेक्ष्य में बहुत चर्चा का विषय रहता है। इनेलो और जेजेपी जब अलग हुए, अलग होने के बाद जन नायक जनता पार्टी एक अलग पार्टी के रूप में राजनीतिक तौर पर अस्तित्व में आई प्रदेश के अंदर। उन्होंने अपने दम पर चुनाव लड़ा, 10 सीटें उन्होंने जीती। आज दुष्यंत चौटाला प्रदेश में उप मुख्यमंत्री है। इस पूरी चीज़ को लेकर आपका क्या कहना? दूसरा एक इसी में सवाल एक और निकल कर आता है। बहुत बार ये बात निकल कर आती रही राजनीति में, ये बात चर्चा का विषय रही कि ये सरकार जो जेजेपी द्वारा समर्थित सरकार है भारतीय जनता पार्टी को, ये बहुत लंबा समय नहीं चलेगी, अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं करेगा। लगभग 2 साल का समय हो चुका है। 3 साल, आने वाले 3 साल के लिए भी कोई ऐसी विशेष परेशानी नहीं दिखाई दे रही कि ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेगी। तो इन जेजेपी का पार्टी बनाना, 10 सीटों पर जीतना, उप मुख्यमंत्री बनना, और इस जेजेपी का जो भाजपा के साथ समर्थित जो सरकार चल रही है अगले 3 साल का, उसका किस तरह से आकलन करते हैं?
कहते ना, काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। जो लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं जा सकते वो सत्ता का सुख तो भोग लेंगे, लेकिन दोबारा विधानसभा का दरवाजा नहीं देखेंगे। ऐसे लोगों के बारे में कोई सवाल का जवाब दे तो उनका महत्व बढ़ाना है। लोगों ने फैसला कर दिया, जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं जाए, जो अपने घर में नहीं जा सके, उसके बारे में अगर आप पूछते हो तो मैं ये समझता हूँ कि आप भी कहीं बढ़ावा दे रहे हो जी। आपको भी, आप इस प्रदेश में रहते हो, आपको इस बात का पता है जी कि आज उनकी क्या हालत है जी। तो फिर इस सवाल का महत्व नहीं बचता जी। तो इस सरकार खत्म हो जाता है। इस सरकार को लेकर आप क्या देखते हैं कि क्या ये अपना कार्यकाल पूरा करेगी 3 साल का? नहीं करेगी जी। ये सरकार गिरेगी, हर हालत में गिरेगी, और इस सरकार को कोई और नहीं गिराएगा, इस सरकार में बैठे लोग ही गिरा देंगे। जी, चुनाव के वक्त केजरीवाल पर जेजेपी के इशारे पर ओपी चौटाला साहब की फरलो रद्द करवाने का आरोप लगा था। क्या आप आज भी उस पर कायम है? आपको लगता है कि उनके प्रभाव या उनके उसकी वजह से ऐसा हुआ था? ये मैं अगर उस बात को दोहराऊं जी तो कोई फायदा नहीं है जी। ये पूरे देश के लोगों को पता है कि क्या नौटंकी हुई थी। इन्होंने बहुत कोशिश करी कि चौटाला साहब जेल से बाहर ही ना आए, लेकिन चौटाला साहब तो आज जेल से बाहर आए जी। सरकार ने तो बहुत कोशिश करी, लेकिन हमें कोर्ट पे भरोसा था, कोर्ट के फैसले से डर के मारे इन्होंने रिहा किया। अभी सम्मान दिवस रैली के ऊपर प्रदेश के एक बड़े दिग्गज नेता जो इस समय भारतीय जनता पार्टी में, चौधरी वीरेंद्र सिंह भी मंच पर नजर आए। ओम प्रकाश चौटाला जी थर्ड फ्रंट की कवायद में लगे हुए हैं। क्या इस पर चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का मंच पर आना क्या राजनीतिक संकेत देता है, या उनसे भी क्या थर्ड फ्रंट को लेकर कोई बात होगी? चौधरी वीरेंद्र सिंह जो है वो चौधरी छोटूराम के परिवार से संबंध रखते हैं। इस देश के अंदर 3 चेहरे हैं, 3 नाम हैं जिनको किसानों के साथ जोड़ा जाता है। सबसे पहला नाम आता है स्वर्गीय छोटूराम जी का, सर छोटूराम का, जिसको हम दीनबंधु छोटूराम भी कहते हैं जी। एक नाम आता है चौधरी चरण सिंह का, और तीसरा नाम आता है चौधरी देवीलाल का। चौधरी देवीलाल की जयंती हो और इनके परिवार को कोई इनवाइट करे, और आज के हालात में अगर वो उस मंच को साझा नहीं करे तो फिर मान के चलो उनकी आत्माओं को भी कहीं ना कहीं ठेस लगती है जी। और चौधरी वीरेंद्र सिंह तो पहले दिन से ही किसान के पक्षधर रहे हैं। उन्होंने तो अनेक दफा किसानों का समर्थन किया और सरकार का विरोध किया। हमने उनको निमंत्रण दिया भी चौधरी देवीलाल का सम्मान दिवस है, आप उसमें आएं और आप भी आकर के चौधरी साहब के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें, 2 शब्द कहें जी। और उन्होंने जो बात वहाँ कही वो भी आपने सुनी होगी जी। उन्होंने कहा था भी मेरा चौधरी देवीलाल के साथ एक अलग रिश्ता था। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि मैं 77 में कांग्रेस का एमएलए था, फर्स्ट टाइम जीत करके गया था। चौधरी देवीलाल चीफ मिनिस्टर थे। उनके मन में कहीं ये हिचक थी भी तू कांग्रेस से जीत के आए और जनता पार्टी की सरकार है, चौधरी देवीलाल तेरे हल्के को कहीं इग्नोर ना करते, तेरी यहाँ कौन सुनेगा। उनकी संख्या बहुत कम थी जी। लेकिन चौधरी देवीलाल ने तो स्वयं चौधरी वीरेंद्र सिंह से उस वक्त बुला करके कहा कि बोल वीरेंद्र तुझे क्या चाहिए, जो तू तेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए मुझसे कहेगा मैं तेरी हर उस डिमांड को पूरा कर दूँ। उन्होंने कहा भी चौधरी देवीलाल तो राजनीति से बहुत ऊपर थे, वो तो कभी राजनीतिक तौर पे कभी किसी से कोई द्वेष रखते नहीं थे, वो तो देवता इंसान थे। उनके जन्मदिन पे किसी भी नेता के आने को आप और तरीके से और नज़र से ना देखें तो ज़्यादा अच्छा है जी जी। जहाँ तक रहा सवाल तीसरे मोर्चे का,
तीसरा मोर्चा देश में आज जरूरत है और तीसरा मोर्चा बनेगा, आप ये मान के चलो। जी। समय लगेगा, अब इसमें समय में 2 महीने लगे, 6 महीने लगे, साल लगे, कोई चीज़ एक दिन में तो तैयार नहीं हो सकती। लेकिन आपने उस मंच से जितने भी नेता थे सबकी भाषा सुनी जी। सब ने ये कहा कि तीसरा मोर्चा आज इस देश को जरूरत है। और वो लोग भी जो लाखों वहाँ पे मौजूद थे, जब तीसरे मोर्चे की बात आती थी तो उसका वेलकम करते थे कि होना चाहिए। आज लोगों की जरूरत है, ना कि नेताओं की जरूरत है। जी। जेजेपी प्रदेश के युवाओं के लिए प्राइवेट क्षेत्र में 75% के रोजगार, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की 50% की भागीदारी सुनिश्चित करने पर अपनी पीठ थपथपाती हुई नजर आती है कि हमने बहुत बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए। आप इन फैसलों को किस तरह से देखते हैं और आपका क्या नजरिया है इसकी? अभी तो वो कह रहे हैं 10 अक्टूबर से लागू होंगे जी। और उसमें जो सबसे महत्वहीन चीज़ है उसमें साफ लिखा हुआ है कि 10,000 से ऊपर की कोई भी नौकरी होगी, वो कंपनी का मालिक जिसको मर्जी दे उसको इस बात की छूट है। तो क्या हरियाणा का व्यक्ति जो है वो केवल लेबर करने के लिए? हरियाणा में पढ़े लिखे बच्चे नहीं है जी। पहले भी इनको इग्नोर किया जाता था, आगे भी इग्नोर हो जाएंगे। और उस 10,000 वाली नौकरी में भी ये लिखा हुआ है साथ में कि उसके अंदर भी अगर कंपनी सेटिस्फाइड नहीं है तो नहीं रखेगी। कोई जरूरी नहीं है उनके ऊपर कोई आप इस तरह से थोप दो कोई चीज को। जी। अब तक तो कानून लागू ही नहीं हुआ, सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। जी। और मान के चलो झूठ कितने दिन चल सकती है? पानी का बुलबुला है, झूठ तो फूट ही जाएगा। जी। रैपिड फायर एक आपके साथ छोटा सा करना चाहेंगे, जिसमें आपसे संक्षेप में जवाब चाहेंगे, हाँ या ना में। इनमें से आप किसे बेहतर मुख्यमंत्री मानते हैं, मनोहर लाल खट्टर या भूपेंद्र सिंह हुड्डा? दोनों ने ही इस प्रदेश को बर्बाद किया है। क्या चौटाला साहब तीसरा मोर्चा बना लेंगे? प्रयास है। जी। क्या जेजेपी के अलग होने से इनेलो को बड़ा नुकसान हुआ है? नहीं, कोई नुकसान नहीं। कृषि कानूनों के विरोध में आपने इस्तीफा दिया, कानून तो वापस नहीं हुए, क्या आपका इस्तीफा देना सार्थक हुआ? मेरा इस्तीफा पूर्ण रूप से सार्थक है। 2019 के विधानसभा चुनाव में आईएनएलडी पार्टी का साथ छोड़ने वाले अगर 2024 के चुनाव में घर वापसी करना चाहेंगे तो क्या इनेलो के दरवाजे खुले हैं उनके लिए? स्वागत करेंगे। इनेलो जेजेपी के विलय की आप क्या कोई संभावना देखते हैं? नहीं, कभी नहीं। 2024 में अगर इनेलो की सरकार बनती है तो क्या ओपी चौटाला सीएम होंगे? और कोई दूसरा चेहरा है ही नहीं हमारे पास। हरियाणा की गठबंधन सरकार क्या अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी? मुझे लगता है बीच में जाएंगे। कृषि कानूनों के विरोध में पंजाब हरियाणा के किसान भाई भाई का नारा दे रहे हैं, ऐसा भाईचारा एसवाईएल नहर के पानी के लिए भी दिखाना चाहिए। अब है। क्या चौधरी देवीलाल की विरासत के असली वारिस अभय चौटाला जी हैं? मेरे को ये कहने की जरूरत नहीं, 25 सितंबर को लोगों ने मोहर लगाई है। क्या किसान नेताओं को राजनीतिक पार्टी के नेताओं को भी मंच पर आने का अवसर देना चाहिए या मौका देना चाहिए? देना चाहिए। चलिए, तो ये थे हमारे साथ आज बात विभाग के कार्यक्रम में चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि किसान आंदोलन के लिए जो कानून बनाए गए हैं, किसानों को लेकर जो कानून बनाए हैं केंद्र सरकार ने, वो पूर्ण रूप से वापस लेने चाहिए। संशोधन से केवल मात्र काम नहीं चलेगा। थर्ड फ्रंट के लेकर भी उन्होंने ये जरूरत बताई कि आज देश के अंदर थर्ड फ्रंट की कवायद जो चल रही है वो जरूरत है, देश की जरूरत है। हमारे साथ बात विभाग के कार्यक्रम में आज अभय सिंह चौटाला जी मौजूद रहे। अगले कार्यक्रम में एक और शख्सियत के साथ इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। तब तक आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।